सोचिए कि किसी गांव में एक एक आम से व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हम्म। और अगले ही दिन उसके पूरे मोहल्ले की गली में एक नई चमचमाती हुई सोलर लाइट लग गई। अरे, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। वही तो, मतलब ऐसा लगता है जैसे इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस तो एक बहुत ही पर्सनल सी चीज होती है ना। बिल्कुल, बहुत ही व्यक्तिगत। हाँ, हम किसी शांत कोने में बैठकर चुपचाप पेपर्स पर साइन करते हैं और फिर उस पॉलिसी को किसी सेफ दराज में सालों के लिए भूल जाते हैं। सही बात है, ये बस एक इंसान और उसके अपने परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी का मामला होता है। पर क्या हो अगर ये एक पर्सनल फैसला किसी पूरे समाज यानी किसी आम कम्युनिटी की तस्वीर बदल दे। तो आज हम जिस विषय का गहन विश्लेषण कर रहे हैं वो कुछ ऐसी ही कहानी के बारे में है। इसे बीमा ग्राम योजना कहा जाता है और चलिए इसे समझते हैं। हमारा आज का मिशन ही यही है। हाँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सच में फाइनेंशियल प्लान्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। आमतौर पे ना इंश्योरेंस की जो दुनिया होती है उसमें ऐसी कलेक्टिव चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती। हाँ, वो तो एक बाइनरी सिस्टम की तरह होता है ना, या तो एक परिवार कवर्ड है या फिर नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन बीमा ग्राम का जो मॉडल है वो रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत ही चतुर और मैं तो कहूँगा कि साइकोलॉजिकली बहुत ही सॉलिड ब्लूप्रिंट है। तो आज हम इसी को डिकोड करेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी सी फाइनेंशियल स्कीम सिर्फ घर की चारदीवारी तक नहीं रुकती, वो पूरे गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का कारण बन जाती है। जैसे गांव के लोग मिलकर एक बड़ी नाव खेल रहे हों और उससे नाव तो आगे बढ़ती ही है पर नदी का भी कायाकल्प हो जाता है। बिल्कुल, और इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। कब की बात है ये? ये कोई 2001 के आसपास की बात है। उस वक्त ना LIC जैसी बड़ी संस्थाओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई थी। अच्छा, क्या चुनौती थी? IRDA है ना, जो अपने देश में सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक तरह से अंपायर का काम करता है। हाँ हाँ, जो नियम बनाते हैं। वही तो उनका एक क्लियर डायरेक्शन था कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज को अपना बिजनेस रूरल एरियाज में यानी गांव देहात में बढ़ाना ही होगा। ओ, तो रूल स्ट्रिक्ट हो गए थे। हाँ, अब पेपर पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग और काफी मुश्किल थी। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि गांव के इलाकों में इस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचना हमेशा से थोड़ा मुश्किल ही रहा है ना। वहाँ शहर की तरह हर महीने की 1 तारीख को फिक्स सैलरी थोड़ी आती है। वही तो सबसे बड़ी परेशानी थी। फसल अच्छी हुई तो पैसा आया, वरना नहीं आया। हाँ। तो ऐसे में किसी को हर महीने या साल भर तक लगातार पैसे भरने के लिए कोई कैसे मनाएगा? यही सबसे बड़ी पहेली थी उनके सामने। देखिए, शहर में तो आप किसी को बता सकते हैं कि भाई इससे टैक्स बचेगा आपका। हाँ, टैक्स बचत तो शहरों में सबसे बड़ा बेट होता है। बिल्कुल, पर एक छोटे गांव में ये वाली पिच काम नहीं आती। वहाँ एक अलग तरह का मॉडल चाहिए था जो लोगों को इमोशनल और सोशल लेवल पर टच कर सकें। और यहीं से बीमा ग्राम स्कीम पैदा हुई। पर इस स्कीम का हिस्सा बनना इतना भी सिंपल नहीं था। उसके भी रूल्स थे। हाँ, सबसे पहली और बेसिक शर्त ही यही थी कि जो सबसे लेटेस्ट सेंसस है उसके हिसाब से गांव की आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए। 10,000 की लिमिट। वेट, पर अगर योजना इतनी बढ़िया है तो इसे लाखों की आबादी वाले बड़े शहरों या कस्बों में क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि बड़े शहरों में वो जो पहचान और कम्युनिटी प्रेशर का जादू होता ना, वो वहाँ काम नहीं करता। ओह, समझ रही हूँ। सोचिए, किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूँ तो मेरे पड़ोसी को तो दूर दूर तक खबर नहीं होगी। पड़ोसी को तो नाम भी नहीं पता होता कई बार। एग्जैक्टली। लेकिन 10,000 से कम आबादी वाले गांव का मतलब है एक ऐसी जगह जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। हाँ, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं वहाँ। तो वहां जब कोई ग्रुप टारगेट सेट होता है तो वहां की जो सोशल डायनामिक्स होती है ना, वो बहुत फास्ट काम करती है। वाह, ये तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम के कम्युनिटी अचीवमेंट को अनलॉक करने जैसा हो गया। ये एनालॉजी बहुत सही है। मतलब जो लोग आजकल मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स खेलते हैं वो जानते होंगे, कई बार एक ग्लोबल मिशन आता है जहां सर्वर पर सारे प्लेयर्स को मिलकर एक बड़ा टारगेट पूरा करना होता है। हाँ हाँ। और जब सब मिलकर वो स्कोर क्रॉस कर लेते हैं तो अचानक से सभी प्लेयर्स के लिए एक खास इनाम अनलॉक हो जाता है। बीमा ग्राम बिल्कुल यही तो कर रहे हैं ना, बस स्क्रीन की जगह असली गाँव में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब इस असील दुनिया के मिशंस या टारगेट्स को ही देख लेते हैं। हाँ, टारगेट्स क्या थे? एक गांव को अगर बीमा ग्राम बनने का टैग चाहिए तो उन्हें 1 साल के अंदर कुछ बिजनेस टारगेट्स पूरे करने थे। इसके 2 रास्ते थे।
अच्छा, पहला ऑप्शन ये था कि उस गांव से कम 100 नई पॉलिसीज आनी चाहिए। 100 नई पॉलिसीज, ठीक है। और दूसरा? दूसरा ऑप्शन था कि मिनिमम 50 नई पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ 5 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम भी जमा होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक छोटी सी चीज समझ नहीं आ रही। ये सारे टारगेट सिर्फ फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर ही क्यों फोकस्ड हैं? मतलब अगर गांव का कोई पुराना कस्टमर 10 साल से अपना प्रीमियम टाइम पर भर रहा है, तो क्या उसके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है? कंपनी सिर्फ नए लोगों पर ही इतना ध्यान क्यों दे रही है? ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है एक नए कस्टमर को जोड़ना। हाँ, वो पहली बार मनाना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल, उसे फायदे समझाना और पहली बार जेब से पैसे निकलवाना। बिजनेस की भाषा में इसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। राइट। एक बार जब कोई व्यक्ति जुड़ जाता है और सिस्टम में आ जाता है, तो अगले 15 या 20 सालों तक उसका पैसा आना काफी आसान हो जाता है। इसलिए कंपनी का सारा जोर इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा नए लोग इस सर्कल में आए। हाँ, अब समझ आई बात। असली ताज तो शुरुआत करवाना ही है। लेकिन टारगेट पढ़ते हुए एक और पेज पर मेरा ध्यान गया था। कौन सा पेज? वो जहाँ लिखा था कि 50 नई पॉलिसीज और 5 लाख का प्रीमियम चाहिए। ठीक उसके बाद ब्रैकेट में एक छोटा सा रूल लिखा है, एकल प्रीमियम को छोड़कर। हाँ, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो यही है। वही ना, मतलब सिंगल प्रीमियम को बाहर क्यों रखा गया? पैसा तो आखिर पैसा होता है। अगर गांव का कोई बहुत अमीर जमींदार हो या बड़ा किसान एक ही झटके में 5 लाख रुपए का चेक काट दे, तो कंपनी को तो अपना टोटल पैसा मिल गया ना, फिर उसे काउंट क्यों नहीं कर रहे? सोचिए, अगर उस जमींदार के अकेले के 5 लाख रुपए मान लिए जाते, तो ये पूरी पॉलिसी ही अपने ट्रैक से उतर जाती। कैसे? क्योंकि इस योजना का अल्टीमेट गोल ये नहीं था कि किसी एक अमीर इंसान से बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाओ और गांव वालों को रातों रात इनाम दे दो। अगर एक आदमी के पैसे से पूरा गांव बीमा ग्राम बन भी गया, तो क्या उससे बाकी 99 परिवार की फाइनेंशियल हैबिट्स में 1% का भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। वही तो, इसका मेन मकसद था गांव के बहुत सारे कम से कम 50 या 100 परिवारों में रेगुलर सेविंग और डिसिप्लिन की आदत डालना। जब 50 अलग-अलग घर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, तब जाकर एक लंबा और मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनता है। अरे वाह, तो ये एक तरह से सिस्टम को हैक करने से रोकने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल सही कहा। आप किसी अमीर आदमी के पैसे से वीडियो गेम का बॉस लेवल डायरेक्ट स्किप नहीं कर सकते। आपको सच में उस पूरी कम्युनिटी को साथ में लेके चलना होगा। हाँ। तो ये सिर्फ थोड़े से पैसे इकट्ठा करने का प्लान नहीं है, बल्कि ये बड़े लेवल पर लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने का एक जरिया था। और जब एक बार ये बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, जब वो 100 पॉलिसी सच में बिक जाती हैं, तब इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा एक्शन में आता है जो पूरे गांव की तस्वीर बदलता है। हाँ, इनाम वाली बात। राइट, यहीं से इनाम की रकम की एंट्री होती है। और इस इनाम के कैलकुलेशंस भी बहुत ही क्लियर थे। जैसे अगर एक साल में 100 नई पॉलिसीज आती हैं, तो गांव को 25,000 का रिवॉर्ड मिलता है। 150 होने पर 37,500 और 200 पॉलिसीज होने पर पूरे 50,000 रुपए। और प्रीमियम वाला भी एक अलग स्लैब था। हाँ, अगर मिनिमम 50 पॉलिसीज के साथ 5 लाख का प्रीमियम आता है तो 50,000, और 10 लाख का प्रीमियम क्रॉस होने पर सीधे 1 लाख रुपए का लाभ उस गांव को मिलता था। पर यहाँ पर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेफ्टी लॉक भी लगाया गया था पॉलिसी में। कैसा सेफ्टी लॉक? रूल में स्ट्रिक्टली लिखा था कि ये जो इनाम की रकम है, ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम के मैक्सिमम 25% तक ही हो सकती है। एक मिनट, 25% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर LIC या कोई भी कंपनी अपनी ही पहली कमाई का 1/4 हिस्सा वापस गांव को दे रही है, तो क्या वो नुकसान में नहीं जा रहे? पहली नजर में देखें तो ये प्योर घाटे का सौदा लगता है। हाँ, वही तो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसे ऑपरेट नहीं करती। जैसे मैंने पहले बताया था, असली प्रॉफिट उन्हें पहले साल के पैसे में नहीं होता। अच्छा। असली फायदा अगले 20 सालों तक आने वाले रिन्यूअल प्रीमियम में छुपा होता है। ओह हाँ, लंबा गेम है ये। बिल्कुल। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो पहले साल 25% छोड़ दे। उनके लिए ये बस एक मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, और बदले में उन्हें अगले 20 साल के लिए एक वफादार कस्टमर मिल रहा है। और यहाँ से ये और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि ये इनाम का पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है? बताइए, कहाँ जाता है? ये कैश किसी गांव के सरपंच या किसी लोकल नेता के हाथ में तो बिल्कुल नहीं जाता। इसके लिए लिस्ट में क्लियर सुविधाएं बताई गई हैं। हाँ, लिस्ट बहुत प्रैक्टिकल थी।
जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए शौचालय बनवाना, हैंडपंप लगाना, सोलर लाइट की सुविधा देना, पानी की टंकी, या फिर ग्राम पंचायत की बिल्डिंग में एक नया कमरा बनवाना। अगर हम इसे ठीक से ऑब्जर्व करें तो इसमें एक बहुत ही डीप और स्ट्रैटेजिक दांव छिपा है। कैसा दांव? एक जो काम होता है वो गांव की पूरी कम्युनिटी को ही आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स कर दिया? वो कैसे? देखिए, आमतौर पर क्या होता है, अगर मैं प्रीमियम नहीं भरता तो एक एजेंट को मुझे फोन करना पड़ता है या मेरे घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाँ, और लगातार उनको फॉलो अप करना पड़ता है। पर यहाँ रूल कहता है कि गांव को अगली बार यानी सेकंड ईयर भी अगर ये स्टेटस और इनाम चाहिए तो उन पुरानी 100 पॉलिसीज का चालू रहना जरूरी है। अब जरा इमेजिन कीजिए, किसी एक बंदे की वजह से गांव की पॉलिसीज की गिनती सिर्फ 99 रह गई और उसके चक्कर में गांव के लोग नेक्स्ट ईयर की सोलर लाइट हारने वाले हैं, तो क्या होगा? ओ वाह, ये तो मतलब कमाल का लॉजिक है ना? बेचारे एजेंट को दूर शहर से गांव आने की जरूरत ही नहीं है। उस बंदे के पड़ोसी, उसके चाचा ताऊ सब मिलकर उस पर प्रेशर बनाएंगे कि भाई देख, अपनी किस्त टाइम पर भर दे, वरना इस बार पंचायत भवन में नया टॉयलेट नहीं बन पाएगा। एग्जैक्टली। ये तो पॉजिटिव पीयर प्रेशर का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। गांव वाले खुद ही एक दूसरे की आदत पर नजर रख रहे हैं। वही तो, एक पर्सनल लेवल पर लिया गया सिक्योरिटी का डिसीजन अचानक से एक कम्युनिटी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। राइट। आमतौर पर एक परिवार लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेता है? यही सोच कर ना कि कल को अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उनका घर भूखा ना मारे। बिल्कुल, अपनी सेफ्टी के लिए। ये माइक्रो लेवल की सिक्योरिटी है, पर जब ये काम गांव के लेवल पर होता है तो इसका मैक्रो इम्पैक्ट देखिए। गांव के अंधेरी गलियों में अब सोलर लाइट जल रही हैं और महिलाओं को सुरक्षित शौचालय मिल रहा है। मतलब सोचकर ही कितना माइंड ब्लोइंग लगता है। एक इंसान ने अपने परिवार के फ्यूचर के बारे में सोचा और बदले में पूरे मोहल्ले की गली में हैंडपंप लग गया। उसने आज अपने आने वाले कल को सेव किया और आज उसके बच्चों को पीने का साफ पानी मिल गया। ये पर्सनल ग्रोथ और कम्युनिटी ग्रोथ का एकदम परफेक्ट मिक्स है। और ये सिर्फ ईंट और पत्थर का इंफ्रा नहीं बन रहा वहां, ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी है। जब वो गांव वाले अपनी मेहनत और अपने पैसों से लगी हुई उस सोलर लाइट को देखते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि ये हमने मिलकर किया है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां ये स्कीम बस एक पॉलिसी नहीं रहती है, एक सोशल मूवमेंट बन जाती है। पर इस पूरे मास्टर प्लान का एक और हिस्सा है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो क्या? वो है इनका फ्यूचर विजन। ओ हाँ, इस डॉक्यूमेंट पे मुझे कुछ बहुत ही कैची नारे यानी स्लोगन्स दिखे थे। जैसे क्या? जैसे मजबूत गांव, बेहतर कल की पहचान और सुरक्षित आज सशक्त कल। पर जिस एक चीज ने सच में मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया वो बच्चों के लिए लिखा गया एक स्पेशल सेक्शन था। हाँ। उसका टाइटल था बीमा ग्राम बच्चों के लिए आसान समझ। ये पार्ट इस पूरी योजना की सबसे बड़ी दूरदृष्टि है। अक्सर हमें लगता है कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी या पैसे कौड़ी की बातें हैं ये सिर्फ बड़ों के मतलब की हैं। बिल्कुल, हम बच्चों को इस सबसे दूर रखते हैं आमतौर पर बच्चों के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतनी आसान भाषा में समझाना ये किसी भी कॉर्पोरेट के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को समाज के बेसिक लेवल तक कैसे पहुंचाते हैं। सही बात है। बच्चों को जो मैसेज उसमें दिया गया है वो बहुत ही प्यारा और डायरेक्ट था। उसमें लिखा था, आज समझदारी से बचत करो, कल सुरक्षित और खुश रहो। मतलब उन्हें सिखाया जा रहा है कि जेब खर्च बचाना, अपने परिवार को सेफ रखना और एक अच्छी लाइफ के लिए प्रिपेयर होना कितना बड़ा काम है। और साथ ही उन्हें यह भी बताया गया होगा कि इससे उनके गांव को क्या फायदा होगा। हाँ, कि उनके पैसे बचाने से गांव में पानी की टंकी या लाइब्रेरी बन सकती है। देखिए, सुनने में ये कितना इनोसेंट सा लगता है। हाँ। और अगर आप इसे पूरे बिजनेस एंगल से देखें तो ये लॉन्ग टर्म बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक स्ट्रेटजी है। इसे कहते हैं कैच देम यंग। कैच देम यंग। हाँ। जब एक छोटा सा बच्चा स्कूल से घर आकर अपने पापा या मम्मी से कहता है कि पापा हमें ना थोड़े पैसे बचाने चाहिए ताकि अपने गांव में भी एक नई सोलर लाइट लग सके। हाँ? तो किसी भी माँ बाप के लिए उस रिक्वेस्ट को टालना बहुत मुश्किल होता है। ओह वाह, बच्चे अनजाने में ही अपने बड़ों पर एक तरह का अकाउंटेबिलिटी चेक लगा रहे हैं। वही, और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे आज इस कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं और अपने सामने उस हैंडपंप को गांव में लगते हुए देख रहे हैं, वो कल को बड़े होंगे, उनके दिमाग में बचपन से ये बात फिक्स हो जाएगी कि पैसे बचाना या इंश्योरेंस लेना कोई माथे पची का काम नहीं है, ये लाइफ का एक नॉर्मल, एक जरूरी हिस्सा है।
तो इसका मतलब उस इंश्योरेंस कंपनी ने आज बच्चों को पढ़ा लिखा कर अगले 30 सालों के लिए अपने ब्रांड के सुपर लॉयल कस्टमर्स तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल, ये एक तीर से 3 शिकार करने जैसा था। 3 शिकार? हाँ, देखिए, पहला आज अपना बिजनेस पक्का करना, दूसरा उस गांव का डेवलपमेंट करना, और तीसरा कल के जो नए कस्टमर्स बनेंगे उन्हें इकोनॉमिकली लिटरेट बनाना। वाह! हम सब मिलकर अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। बस इस एक लाइन ने पूरे पर्सनल फाइनेंस को एक शेयर्ड गोल में बदल दिया। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह नई लाइफ दी गई। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां हर किसी का फायदा हो रहा था। बीमा कंपनी को बिना लाखों रुपए एड पे खर्च किए एक रेगुलर बिजनेस मिल रहा है। परिवार को लंबे टाइम तक सेफ्टी मिल रही है और पूरे गांव को फ्री में वो सुविधाएं मिल रही हैं जो उन्हें डेली लाइफ में हेल्प करती हैं। इस पूरे ताने बाने का इतनी डिटेल में विश्लेषण करने के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा सवाल घूम रहा है। अच्छा, क्या सवाल है वो? हमने ठीक से देखा कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस जैसी मुश्किल चीज को एक गांव के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सक्सेसफुली अटैच कर दिया गया। राइट। तो अब जरा सोचिए, अगर इसी सेम कम्युनिटी अचीवमेंट वाले टारगेट मॉडल को आज की जो नई और बड़ी चुनौतियां हैं उन पर लगाया जाए तो क्या हो सकता है? ओह, ये तो एक बहुत ही अलग और दिलचस्प पॉइंट है। जैसे अगर हम इसे हेल्थ इंश्योरेंस के एरिया में लगाएं तो? बिल्कुल। आज के टाइम में भी गाँव में या छोटे कस्बों में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बहुत डाउट रहता है लोगों में। हाँ, लोग सीखने से डरते हैं। तो क्या हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जहां अगर एक गांव के मान लीजिए 50 घर हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो उसके इनाम में उस गांव में एक मिनी क्लिनिक खोल दिया जाए, या फिर एक एम्बुलेंस दे दी जाए, या शायद कोई टेलीमेडिसिन सेंटर ही बनवा दिया जाए वहां। वही तो। और इसको सिर्फ हेल्थ तक क्यों रोकें? इसे हम डिजिटल लिटरेसी के टारगेट में भी तो ले जा सकते हैं ना? हाँ, वो कैसे? अगर एक गांव के मिलकर कोई फाइनेंशियल टारगेट पूरा करने से वहां सोलर लाइट और पानी की टंकी लग सकती है, तो क्या पता इस मॉडल से फ्यूचर में किसी गांव के लिए एक फ्री वाईफाई जोन या कोई नया स्किल डेवलपमेंट सेंटर अनलॉक हो जाए। एग्जैक्टली। ये बीमा ग्राम का मॉडल एक बात साफ प्रूफ करता है, जब आपके खुद के फायदे को एक आम कम्युनिटी की भलाई के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो वहां से जो एक नई एनर्जी पैदा होती है वो किसी भी सरकारी सब्सिडी या ग्रांट से कहीं ज्यादा असर करती है। सच में लोग फिर सिर्फ अपने अकेले के बारे में नहीं सोचते, बल्कि एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। और सच कहूं तो शायद यही किसी गांव का असली सशक्तिकरण है। सही कहा आपने। इस मॉडल में अब इंश्योरेंस सिर्फ एक घर का पर्सनल मैटर नहीं रह गया था, वो एक पूरा टीम स्पोर्ट बन चुका था। जहां लोग जो भी प्रीमियम भरते हैं, जो भी छोटी मोटी सेविंग होती है, वो उनके गांव को आगे बढ़ाने की एक सीढ़ी बन रही है। एक ऐसा मल्टीप्लेयर गेम जहां जीत अकेले इंसान की नहीं बल्कि पूरे गांव की होती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब भी आप जो लोग हमें सुन रहे हैं, जब आप अपने पड़ोस में या अपने कस्बे में किसी नए सोलर लाइट या पब्लिक सुविधा को देखें तो एक बार जरूर सोचिएगा कि शायद इसके पीछे किसी एक आम इंसान की छोटी सी सेविंग छिपी हो सकती है। सोचने के लिए वाकई एक बहुत बड़ा और गहरा विचार है ये। बिल्कुल। और चलिए इसी खूबसूरत विचार के साथ अपने इस विश्लेषण को आज यहीं पर रोकते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।